सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई के फिजिक्स के कुछ 10 ऐसे क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस में पूछे गए थे। इन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिकल्टी लेवल। क्या तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है या फिर इवन मॉडरेट हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन इजी भी है तो उसमें जो फॉर्मूला का यूसेज है वो आपके लिए शायद नया हो सकता है। कुछ ऐसे फॉर्मूले जिसको बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उन सभी सवालों को लेने वाले हैं। ये 25th अपियरिंग बच्चों के लिए या फिर 27th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने 28th का भी डिस्कस किया है, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इस चैनल पे एक फॉर्मूला क्विक रिवीजन सीरीज भी चल रहा है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एज वेल एज थर्मल स्ट्रेस। सवाल में हमसे कहता है फॉर एन आयरन रॉड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन अल्फा इज इक्वल टू दिस मच पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड यंग्स मॉडुलस इज दिस मच। एरिया आपको दे रखा है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहली बात तो आप समझ लीजिए, जब इसका शायद ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा वहाँ आई होप ये चीज़ मेंशन हो कि ये जो आपका रॉड है ये आपको फ्री एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। सिचुएशन में कुछ ऐसा आपको कंडीशन देना चाहिए था और हो सकता है कि जब ऑफिशियल पेपर आए वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा भी रहा हो, राइट। यहाँ पे जब तक इसका एक्सपेंशन कंस्ट्रेंट नहीं होगा तब तक इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, राइट। मैंने कहीं भी ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं किया है, एवरीबडी इज एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन विद अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर ये फ्री है एक्सपैंड करने के लिए, आपने इसको डेल्टा टी का टेम्परेचर से इंक्रीज़ किया है, ये आपको एक्सपैंड करके लेटेस्ट से यहाँ तक आ जाता है, तो ये फ्री है एक्सपैंड करने के लिए, इसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। और अगर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं है तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये वाला सिचुएशन भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अगर आपने इसको हीट किया है तो रॉड आपको एक्सपैंड करना चाह रहा है, लेकिन ये जो दीवारें हैं ये उसको एक्सपैंड होने दे नहीं रही है, और जिस कारण से इसके अंदर एक थर्मल स्ट्रेस है विच विल लीड टू योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, राइट। जहाँ तक इसको सॉल्व करने के बात है, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहली बात एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू बेसिकली हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, राइट। चलिए यहाँ पे लिखते चलते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, राइट। अब इस क्वेश्चन में लकली हमसे कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, तो इस लेंथ को क्यों ना लेफ्ट साइड ले आए और यही हमें सॉल्व करना है। सो हाफ, और स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो ये आपको हो गया यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे एक और स्ट्रेन आपके पास ऑलरेडी है तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो होगा दैट इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, राइट, अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बस अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 11, राइट। डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो ये आपको कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 टू द पावर 11, अल्फा का स्क्वायर मतलब कि 10 टू द पावर -10, डेल्टा टी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर तो 10 टू द पावर 2, और एरिया आपका 10 टू द पावर -2 है यहाँ पे। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास 10 है, यानी कि ये आपको हो जाएगा 5 जूल्स पर मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब ध्यान से देखिए, cell first connected across 5 ohm resistance develops potential difference of 1.25 volt across it, तो राइट, ये आपका सेल है। अब इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली कहा नहीं गया था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ईएमएफ है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपने इसको कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस विच इज योर 5 ओम, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आता है 1.25 वोल्ट का। नाउ सेम सेल अगेन कनेक्टेड अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस डेवलप्स 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, फाइंड ईएमएफ ऑफ दी सेल, ठीक है। हमें सेल का ईएमएफ को बताना है, बढ़िया है। अब पहले तो आप इसमें अगर इक्वेशंस लिखे तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, राइट, पूरे सेल के अक्रॉस, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, ये कंबाइंड सेल सिस्टम है अपना, तो पूरे सेल के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, दैट इज नथिंग बट योर ई माइनस आई आर,
ठीक है, E माइनस आई आर होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दे रखा है, 1.25, बढ़िया है। EMF हमको पता नहीं, करंट हमको पता है क्या, दिस इज I1 करंट पता है ना सर हमें। अगर इस EMF के अक्रॉस आपको 1.25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सेल के अक्रॉस इतना है, तो इसे 5 ओम के अक्रॉस भी तो आपको इतना ही होगा 1.25। तो आप निकाल सकते हैं ना कि ये I1 करंट कितना होगा, 1.25 अपॉन 5 विच इज़ 0.25 एम्पियर। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है बेसिकली। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अब 1 वोल्ट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ई माइनस, और करंट कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर 0.5 आर, 0.5 आर। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये 1 और ये 2 हो गया। अब हमें इसको बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को आप क्यों ना ही 2 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये आपको कितना आ जाएगा, दिस इज योर 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2e माइनस ई। तो यहाँ से आपका ई आ रहा है 1.5 वोल्ट विच इज़ योर सी ऑप्शन, ठीक। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मूला जनरली बच्चे शायद भूल जाते हैं या फिर नहीं ध्यान देते हैं। ये आपको सवाल है न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग पे बेस्ड। सवाल में कहता है इन अ रूम ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड अ बॉडी इन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस कूल्स डाउन टू 65 इन 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मोर मिनट्स द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी हाउ मच। तो मान लेते हैं कि आपका जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपको T है, ठीक है। तो इसमें हमको इक्वेशन क्या यूज़ करना होता है, दैट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टाइम चेंज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर 75 से 65 पे आया है, तो 75 माइनस 65 करेंगे तो 10 हो जाएगा। एंड कितने टाइम में आया है, तो 5 मिनट में आया है, कांस्टेंट K है। अब इन 75 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको हो जाएगा 140 बाई 2 विच इज़ योर 70 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इज हाउ मच 25, राइट। तो ये आपको हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको 2 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई ये अपना हो जाएगा 45, ठीक। अब दोबारा से हम ये इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू फाइनल टेम्परेचर कैपिटल T। तो लिखिए 65 माइनस कैपिटल T, फिर से 5 मिनट की बात की जा रही है, कांस्टेंट आपका सेम रहेगा K, और ये हो जाएगा 65 प्लस T डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25 विच इज सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, बढ़िया सर। अब ध्यान से देखिए, ये आपको 65 माइनस T बाई 5 है, और K की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 2/45, सो दिस इज योर 2/45। यहाँ पे आप LCM लो, ये आपको हो जाएगा 50, तो 65 माइनस 50 इज योर 15 प्लस T डिवाइडेड बाई 2। अब आपको बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये 2 से 2 आपका खत्म, ये आपका 9 हो जाएगा। सो दिस इज योर 65 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 90 इज इक्वल टू 15 प्लस T, राइट। सो ये हमको कितना दिखाई दे रहा है, 65 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 15 इज इक्वल टू योर 10T। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको T निकल के आएगा 57 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये भी अपना फॉर्मूला है, राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। चलिए ये सवाल देखिए, रे ऑप्टिक्स का सवाल है प्रिज्म कॉन्सेप्ट पे। सवाल कहता है कि अ रे इंसिडेंट ऑन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमको कहता है कि जो I है दैट इज 2 टाइम्स R, राइट, व्हेन डेविएशन ऑफ रे इज मिनिमम। अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका मिनिमम डेविएशन हो रहा है उस केस में ये आपका मान लीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। अगर मिनिमम डेविएशन है तो R1 और R2 आपको बराबर होता है, R1 R2 इज सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हमको एक और फॉर्मूला पता है कि A जो होता है वो आपको R1 प्लस R2 होता है, और क्योंकि R1 R2 सेम है तो हम इसको डायरेक्टली 2R लिख सकते हैं, यानी कि R हमको पता चल गया A/2 है, और R A/2 है, और I कितना हो जाएगा, I आपका 2 टाइम्स R है, यानी कि ये आपको सिंपली A के बराबर है। अब लगाइए इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू
साइन आई और ये आपको साइन ए हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है विच इज़ योर √3, सो √3 मल्टीप्लाइड बाई साइन आर और आर आपका a/2 है। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको हम लिख सकते हैं साइन a/2 cos a/2 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई साइन a/2। यहाँ से आप कट कर दीजिए, साइन a/2 खत्म आपका, यहाँ से आप cos a/2 को लिखेंगे √3/2 और इसका मतलब a/2 इज योर हाउ मच 30 डिग्रीज, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्रीज है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन आपको ये सब फॉर्मूलेस पते होने चाहिए। हमने जो हमारा फॉर्मूला रिवीजन किया था उसमें ये सब डिटेल में मेंशन है, सारे फॉर्मूले वहाँ पे मेंशनड है आपको। चलिए अब ये सवाल देखिए, कई बच्चे इसको छोड़ के आ जाते सवाल को क्योंकि एंगल ऑफ डिप या फिर अपारेंट एंगल ऑफ डिप का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड वर्टिकली बट इन रॉन्ग प्लेन विच इज एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मरीडियन, राइट। अब मैग्नेटिक मरीडियन मान लेते हैं ये है, मैग्नेटिक मरीडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मरीडियन वो आपका प्लेन है विच कंटेन्स द मैग्नेटिक एक्सेस। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका मैग्नेटिक मरीडियन है और हमारा जो रॉन्ग वाला प्लेन है वो ये है, लेट अस से दिस इज आवर रॉन्ग प्लेन। बढ़िया है। अच्छा, अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक मरीडियन, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, हमको सवाल में ये एंगल थीटा दे के रखा है, ये जो रॉन्ग प्लेन है और मैग्नेटिक मरीडियन के बीच का एंगल थीटा है, और एंगल ऑफ डिप इन द रॉन्ग प्लेन इज फाई। अब देखिएगा, अगर आपको रॉन्ग प्लेन में एंगल ऑफ डिप निकालना है तो आप पहले इस BH का रॉन्ग प्लेन पे कंपोनेंट लेंगे, तो ये आपको आ जाएगा BH cos थीटा। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप होता क्या है समझिएगा। सपोज कीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और आपके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो जितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू BV/BH। बात समझ में आ रहा है। तो इस रॉन्ग प्लेन पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, इस रॉन्ग प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका BH की जगह होगा BH cos थीटा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका, चलिए डायग्राम भी डिटेल में ही समझ लेते हैं क्योंकि एक बार में इसको समझ जाइए इस बार। ये आपका हो गया रिजल्टेंट, राइट। हमको सवाल में ये वाला एंगल फाई दिया है, समझिए बात को, ये एंगल हमको फाई दिया है, तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि सर ये जो tan फाई है, ये tan फाई आपको हो जाएगा BV/BH cos थीटा। ठीक है, बढ़िया सर। अच्छा, हमसे क्या पूछा, फाइंड द रियल डिप एंगल, यानी कि वो जो ओरिजिनल पीछे वाला जो मैग्नेटिक मरीडियन है उसमें आपको कितना एंगल ऑफ डिप है, तो वो तो बेसिकली BV/BH ही होगा। tan डेल्टा यहाँ जो लिखा हुआ है वही है आपका बेसिकली, तो आप समझिए बात को, tan फाई इज इक्वल टू ये जो BV/BH है वही आपको होगा, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं tan डेल्टा से, वे डेल्टा इज माई ट्रू एंगल ऑफ डिप, और नीचे में आपका एक cos थीटा हो जाएगा। बढ़िया है, तो हमसे तो tan डेल्टा पूछा है, cos थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स लेंगे तो हमको डेल्टा कितना आ जाएगा, हमको डेल्टा आ जाएगा tan इनवर्स tan फाई cos थीटा, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़िया। तो ट्रू एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक मरीडियन में होता है, और उसके अलावा आजू बाजू के जो भी आपके प्लेन्स होंगे, रॉन्ग प्लेन्स होंगे, उसमें आपको अपैरेंट एंगल ऑफ डिप टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा शायद आपके लिए कैलकुलेटिव हो सकता है या फिर आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। सवाल में कहता है कि आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इस पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी है 3 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। यहाँ पे आपको एक डाइपोल रखा गया +Q -Q 10 mm की दूरी पे, दिस इज योर mm नॉट मीटर, दिस इज योर mm, तो +Q चार्ज 10 mm पे है और -Q 12 mm पे है। बढ़िया है। तो डाइपोल इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, तो बताइए इस चार्ज की वैल्यू कितनी है। बढ़िया है सर। तो इसके कारण से इस पॉइंट पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2K λ/d से होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज को राइट साइड फोर्स लगाएगा ऐसा, राइट, इसको बोल दिया F1, और इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये हो गया F2। तो हम कह सकते हैं ना जो नेट फोर्स होगा, जो कि हमें 4 न्यूटन दिया है क्वेश्चन में, ये नेट फोर्स इज नथिंग बट योर F1 - F2। बढ़िया है सर। तो ये जो नेट फोर्स है F1 है, F1 - F2, F1 को क्या लिख सकते हैं,
इसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज Q, और E1 कितना हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई D1 बोल दीजिए, इसको D1 बोल दो और इस वाले को D2 बोल दो, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज Q माइनस, और ये हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई D2 इंटू चार्ज Q। बढ़िया है, हमें Q चाहिए राइट, तो क्यों ना यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉमन लिया जाए। आप 2k लैम्डा इंटू Q को कॉमन ले ले और ये आपको कितना हो जाएगा D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1 D2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका Q आ रहा है नेट फोर्स D1 D2 डिवाइडेड बाई दिस इज योर 2k लैम्डा D2 माइनस D1। एक बार इतना आप लास्ट तक आ गए ना, अब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, शुरुआत में ना पुट करें, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। D1 D2 अब ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको mm में है, इसको मीटर्स में अभी से कन्वर्ट कर दीजिए राइट। सो D1 इंटू D2 आपका हो जाएगा 120 और 2 बार mm है तो -6 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इज योर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई D2 माइनस D1 यानी कि 2 mm हो गया। सो 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 2 और ये वाला 4 अपना खत्म हो जाएगा। दिस इज योर 20, दिस इज योर 40, तो हम देख सकते हैं ये आपको आ रहा है 40/9 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला ख़त्म, नीचे में जो बच रहा है उसके हिसाब से ये -6 हो जाएगा। सो बेसिकली आपको 40/9 आपका मेन रिजल्ट होगा। सो 4.44 माइक्रो कूलम, बहुत प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में अगर हमसे कोई टाइम पूछे तो यू शुड हार्डली टेक 1.5 मिनट्स, लेट अस से 90 सेकंड्स में आपको ये सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन तभी जब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो। अच्छा, ये सवाल देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू रीच इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम शब्द का यूज होना चाहिए था। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पहुँचाना है तो आप उसको इस पॉइंट पे एक एस्केप वेलोसिटी देते हो। ठीक है, आप उसको एस्केप वेलोसिटी देते हो। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ हाइट y। ठीक है, समझिएगा बात को। मान लीजिए कि हमने बोला कि अच्छा ये ऊपर किसी y हाइट पे पहुँच चुका है, तो कितने टाइम में पहुँचा होगा। तो किसी y हाइट पे इसके पास स्पीड कितना है हमको वो लगेगा राइट। ये सवाल आपको बेसिकली चला गया है इंटीग्रेशन में। हमको चाहिए कि इस पॉइंट पे इसके पास स्पीड कितना है किसी y हाइट पे। बढ़िया है, ये निकाल सकते हैं हम थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन राइट। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका इस समय फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो हम v को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट प्ले क्या करना है, आपका कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। आपने यहाँ पे शुरुआत में इसको दिया था एक एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि इस पॉइंट पे इसका टोटल एनर्जी 0 होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे पहले -gmm/r लिखे, फिर +12m v स्क्वायर करें जहाँ पे v आपका एस्केप वेलोसिटी है, फिर आप वहाँ पे v की फॉर्मूला पुट करेंगे √2gm/r। करने का ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे अगर उसको एस्केप दिया है यानी कि यहाँ पे उसका जो टोटल एनर्जी है वो 0 होगा। तो हम इनिशियल के लिए टोटल एनर्जी को 0 लिख सकते हैं और इस पॉइंट पे इसका जो एनर्जी लिख सकते हैं हम वो होगा आपको 12mv² -gmm/r+y। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m और m खत्म हो जाएगा एंड वी कैन सी दैट ये आपको हो रहा है v = 2gm राइट डिवाइडेड बाई r+y होल √। अच्छा, अब इस y को हम लिख सकते हैं dy/dt राइट। तो ये हो जाएगा आपका dy, और थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग कर ले तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में √r+y = √2gm मल्टीप्लाइड बाई dt। बढ़िया है, अब आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कीजिए, ये आपको हो जाएगा √r+y dy = √2gm dt। जब समय शून्य है तो पार्टिकल का कोई भी y हाइट नहीं है, 0 है। किसी भी टाइम t पे पार्टिकल y हाइट पे है। बढ़िया है, इसका इंटीग्रेशन आप अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन एरर करने बैठ जाएंगे तब तो मुश्किल है। दिस इज़ योर 2/3 और आपको इसमें लिमिट पुट करना है 0 से लेके y तक इज इक्वल टू दिस इज सिंपली योर √2gm × t। तो यहाँ पे अगर हम चीज़ों को लिखें तो टाइम मेरा डायरेक्टली आ रहा है 2/3। ये आपका हो जाएगा कितना, r+y। एक बारी हमने यहाँ पे y पुट किया और एक बारी आप y की जगह 0 को पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा r⁴/2 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म भी है, इसको मत भूल जाइएगा, √2
2 GM, ठीक है। तो अगर आप चेक करें इसको तो ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा था हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सवाल क्या बहुत मुश्किल है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगा है आपका। अगर आप यहाँ पे टाइम बचा सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और फिर आपका इंटीग्रेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जा रहा है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी मैग्नेटिक फील्ड। इफ द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट अ पॉइंट इज दिस मच देन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये आपको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, राइट। हमसे कहता है कि इंटेंसिटी इतना है, अब इसका जो हाफ इंटेंसिटी होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाफ जो होगा दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। बढ़िया है। सो 92/2 इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई हाफ, राइट, हाफ हाउ मच, C अपॉन म्यू नॉट बी RMS का स्क्वायर, यानी कि B नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो आपका यहाँ से 2 से 2 हटा दीजिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो B नॉट है दैट इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 92 डिवाइडेड बाई C का अंडर रूट। तो अब आपको यहाँ पे बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 92 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इससे जो भी आंसर आपको यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंस क्या था समझाने का कि ये फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, इन केस अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हम लिखते हैं यहाँ पे 92/2 इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट C E नॉट स्क्वायर बाई 2, E नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक। चलिए, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का है और एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। स्टिल इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर आपने इसको रिवाइज या ध्यान नहीं दिया है तो आपके पास ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, ओमेगा C मोर देन 1/ωL। अब आपको पता होना चाहिए कि XC होता है 1/ωC और आपको XL होता है ωL। तो यहाँ पे चला के क्या यहाँ पे आपको ओमेगा C दिया है। आप अगर इसको ध्यान से देखिए, ओमेगा C मोर देन 1/ωL का क्या मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ओमेगा L इज मोर देन 1/ωC, यानी कि आपको जो XL है वो XC से बड़ा है, और अगर आपका XL XC से बड़ा है तो इंडक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा, और इंडक्टर के केस में आपको पोटेंशियल लीड करता है, करंट आपको लैग करता है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो करंट होगा वो लैग कर रहा होगा, यानी कि 1 का A के साथ मैचिंग होगा, 1 का A के साथ मैचिंग होगा, बाकी और तो नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरे का अगर हम लोग बात करें, आपका ओमेगा C इज इक्वल टू 1/ωL, सो बेसिकली आपको XC और XL बराबर दिया, इसका मतलब है कि सर्किट आपका रेजोनेंस में है। XC और XL अगर आपका बराबर है इसका मतलब सर्किट रेजोनेंस में है, और कोई भी ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, सेम फेज में है, यानी 2 का मैचिंग जो है वो C के साथ होगा। थर्ड में अगर आप देखें तो 1 वाले का उल्टा है, यानी कि इस केस में आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डोमिनेट करेगा, और उस केस में आपका करंट लीड करेगा या फिर EMF लैग करेगा। तो थर्ड का मैचिंग हो जाएगा आपको B के साथ। और फोर्थ फिर से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपको कोई किसी से लीड लैग नहीं कर रहा है, सेम फेस की बात की जा रही है, सो फोर्थ में आपका C हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम करंट बोला होता तब हम फोर्थ वाले को भी इसके साथ दे देते, 2 वाले को भी इसके साथ दे देते, लेकिन यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका ACBC, राइट, ACBC ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन शायद आपको नहीं पता हो या फिर आपने कहीं इसको इग्नोर नहीं कर दिया हो, राइट। बच्चे रेडियो एक्टिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एन एलिमेंट ऑफ मास नंबर 184 डिकेज बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, इफ Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अज्यूम देयर इज नो गामा एमिशन, राइट। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको A की वैल्यू दे रखी है कितना, 184, सो 184 माइनस 4 इज योर 180 डिवाइडेड बाई 184 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको 5.5 से बहुत थोड़ा सा ही कम होगा, विच इज़ योर 5.38 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
इसके अलावा दो और ऐसे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी रेलेवेंट थे। एक क्वेश्चन था आपको रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन से, लेकिन उसके ऊपर हमने बहुत बार डिस्कशन किया है तो उसे इस वीडियो में नहीं लिया गया है। यहाँ पे आपको एक इमेज भी आ रहा होगा। वी हैव डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। आप जाके उसको ज़रूर से देखिएगा, सवाल उस पर बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।